It is not necessary that act of cruelty should be aimed at petitioner. Should be aimed at petitioner. मैम एक्सक्यूज मी। यस शिफाली बोलिए। मैम इस वाले मतलब टॉपिक में हम गॉलिन वर्सेस गॉलिन के केस को भी डिस्कस कर सकते हैं ना? बेटा हम कर चुके हैं वो डिस्कस। नो मैम, जो हमने ये टॉपिक किया ना कि जिसमें कि डायरेक्टली पिटिशनर की तरफ नहीं होना चाहिए, क्रुएल्टी तो नहीं होना बिल्कुल चाहिए। ये वो इसलिए बेटा क्योंकि उसमें भी डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्ट था, तो उसमें भी वो फॉल करेगा। गॉलिन्स वर्सेस गॉलिन्स भी यहाँ पर फॉल कर सकते हैं। ठीक है प्लीज। ओके मैम। हम कॉलिन्स वर्सेस कॉलिन में डायरेक्टली हस्बैंड नहीं कर रहा, पर इम्पैक्ट तो डायरेक्टली मतलब हो तो वाइफ पे ही रहा है। तो हमें इसमें मतलब देखना क्या होता है कि हस्बैंड डायरेक्टली वाइफ पे कर रहा है या फिर वाइफ पे हो रहा है डायरेक्टली या नहीं। बेटा हमने तो ये देखना है कि क्या रिस्पोंडेंट ने कोई एक्ट ऐसा किया है कि उस पर पिटिशनर पर उसका एडवर्स इफेक्ट है, चाहे वो उसके साथ हो रहा है चाहे वो उसके साथ नहीं हो रहा, चाहे वो डायरेक्टली पिटिशनर के साथ कर रहा है चाहे वो डायरेक्टली अपने स्पाउस के साथ नहीं कर रहा, पर उसका कंडक्ट ऐसे है कि जिसका एडवर्स इफेक्ट है स्पाउस पर। तो हमने तो ये देखना है इसमें वेदर देयर इज एनी एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट और नॉट which is having adverse effect on the petitioner। तो चाहे वो डायरेक्टली उसके साथ है चाहे वो उसके साथ नहीं है, हाँ पर रिमोट उसमें रिमोट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। रिमोट कनेक्शन कैसे? ऑफिस में कोई बात हुई और वाइफ कह रही है मेरे पे एडवर्स इफेक्ट है, फिर नहीं होगा। तो हमने देखना है नेचर ऑफ एक्ट क्या है, क्या नेचर ऑफ एक्ट जो है उसकी ग्रेविटी इतनी सफिशिएंट है कि उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सके वाइफ के ऊपर। अब ऑफिस में किसी की लड़ाई हो गई, उस लड़ाई झगड़े में हस्बैंड ने उस एम्प्लॉय को थप्पड़ लगा दिया। अब वाइफ को इससे फियरफुल होने की जरूरत नहीं है कि मुझको भी लगा देगा, बिकॉज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। तो रिमोट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमने देखना है एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इम्पैक्ट ऑन द पिटिशनर। ठीक है प्लीज। यस मैम। यस बेटा इन वो गॉलिन्स का केस कैसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ क्रुएलिटी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पिटिशनर के साथ है, वो अगर किसी और के साथ भी है। तो अगर आप मैट्रिमोनियल लॉ को छोड़ दें इस टाइम पर, अगर क्रेडिटर्स आ रहे हैं और जो डेब्टर है जिसने पैसा लिया है वो बिना उनसे बार बार झूठ बोल रहे हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मेंटल क्रुएल्टी टू क्रेडिटर्स, पर वो इसके पैरामीटर में फॉल नहीं करता। तो हम कह रहे हैं उसके पार्ट पर कोई एक्ट है, पर वो वाइफ के लिए नहीं था, वो क्रेडिटर्स के लिए था और उसको अपनी खुद की जान बचाने के लिए। पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है वाइफ के ऊपर, क्योंकि वो वाइफ को भेज रहा है और वो उसको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर कर जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से कहा है कि वो यहाँ पर भी फॉल कर सकते हैं। ठीक है प्लीज, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट of the concept of cruelty with reference to various judgments of apex court। बेटा पंजाब और हरियाणा में आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है, सेंस यूज की है वो चेंज हो सकता है, पर मोर और लेस उसमें डिस्कस क्या करना होता था, सुप्रीम कोर्ट ने नए पैरामीटर्स क्या लेट डाउन किए हैं इस कंसेप्ट ऑफ क्रुएलिटी में। क्योंकि हम इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से नई सिचुएशन अराइज हुई है। हाँ जी, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं है, इसको कंसेप्ट को हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बंद नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज अगर देखा जाए तो अगर कोई क्रुएल्टी हो रही है वो एक पर्सन का क्रुएल्टी हो सकती है पर दूसरे पर्सन की क्रुएल्टी नहीं हो सकती। फिर भी ऐसा क्या है क्रुएल्टी के उसमें कि इसकी हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है वो कोई हो ही नहीं रहा है फिक्स। जो एक्ट है वो 1955 में आया है, एक अमेंडमेंट हुई 1976 में जिसने उसको अमेंड कर दिया,
एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है, रियलिटी में कोई डेफिनेशन है ही नहीं। हमें केस टू केस स्टडी करके पता चलेगा क्रुएल्टी है क्या, इसमें क्या क्या फॉल करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने समर घोष वर्सेस जया घोष में 14 पैरामीटर्स लेट डाउन कर दिए मेंटल क्रुएल्टी के, और लास्ट पैरामीटर पता है क्या लिखा है, लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, जैसा जैसा कोई नया मैटर राइज होगा सुप्रीम कोर्ट इस लिस्ट को आगे एक्सटेंड कर सकती है और उसमें नए ग्राउंड्स भी ऐड हो सकते हैं। हाँ जी, अब ये क्यों है कि लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं बन सकती कि क्या क्रुएलिटी है और क्या नहीं है? इसका रीजन है जो ह्यूमन बिहेवियर है। यस, बोल बेटा। मैम हर किसी के लिए क्रुएलिटी अलग है मैम, किसी के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट। बेटा सब्जेक्टिविटी भी और तरीके भी, जो ह्यूमन माइंड है, यस टाइम, जो ह्यूमन माइंड है, माइंड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन ब्रेन, जिसने कंप्यूटर को डेवलप किया है, तो वो जो हम जीनियस है, हम ह्यूमन बींग्स, और हमें इसमें भी हासिल है हमारा एक्सीलेंस कि किसी को कैसे परेशान करना है, और हम नए नए वेज इनोवेट कर लेते हैं परेशान करने के लिए। जैसे ये बेटा रियल केसेस हैं जो कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे, या तो अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हो गया, या फीमेल के साथ ऐसा कुछ हो गया, फिर क्रिमिनल लिटिगेशन स्टार्ट हो गया। दिस इज अ रियल केस। कैसे फीमेल को फैमिली रियलाइज कराती थी कि उसका जो शी इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, क्या करना। जैसे उसने अपने चीज ठीक जगह पर रखी है, जान के फैमिली मेंबर्स ने उठाकर चीज को कहीं और रख देना, वो चीजों को ढूंढती रहती थी। उसने खाना बनाया, बनाकर जो बचा वो फ्रिज में रख दिया, सुबह को ढूंढ रही है कि मैंने खाना रखा है, वो खाना नहीं मिल रहा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी थ्रोन इट इनटू गार्बेज। ये होता है अगर आप किसी को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और एक टाइम के बाद जो सफरर है, जो रियलिटी में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद क्या मानना शुरू कर देता है, आई एम ऑफ अनसाउंड माइंड। मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मेरे एक्ट का मुझ पर, अब मुझे याददाश्त कमजोर हो चुकी है। तो जब हम कह रहे हैं अब जो टाइम है, इस टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत जल्दी किसी को हरास कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका मेंटल क्रुएल्टी का क्या है, क्या होगा? हम सबका बेस्ट फ्रेंड कौन है इस टाइम पर? फोन। आप किसी से उसका मोबाइल फोन ले लो 2 घंटे के लिए, उसकी वो सारी दुनिया रुक जाएगी, कम्युनिकेशन रुक जाएगा। अगर ऐसा कुछ है, इवन दैट इज अ फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी, और यही है, इसका कोई भी प्रिसाइज फॉर्मूला नहीं है। इसमें स्टार्ट कीजिए। There cannot be any precise definition. There cannot be any precise definition of single inverted commas में लिख लेना, cruelty as form and shade of cruelty, form and shade of cruelty keeps on changing with changed social conditions. Keep on changing with changed social conditions. Human behavior is very complex. Human behavior is very complex. And capable of innovating new ideas to harass
comma, disturb or exploit the other person. Therefore, Parliament itself acknowledged this fact and made an amendment to section 13(1)(IA), 13 ब्रैकेट में 1 फिर ब्रैकेट में IA, whereby cruelty has been made individual specific. The legal test to be applied in each case was whether there is any adverse impact on the health के साथ ना ब्रैकेट में लिख लीजिए फिजिकल और मेंटल, physical/mental health of the petitioner due to act or conduct of the respondent. Thus, new dimensions have been added to this concept by the apex court as and when appropriate case comes before it for adjudication. Clear है? Because human behavior unpredictable है. अब हम ऐसे कह देते हैं मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप का कोई इक्वल नहीं है, पर अब वो भी क्रिमिनल लॉ में केसेस चल रहे हैं जहां मदर ने ही अपने बच्चे को मार दिया. तो ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है. हम कहते हैं जब हम एविडेंस में डैंग डिक्लेरेशन पढ़ेंगे कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, पर कोर्ट में केसेस आए जहां पर मरते हुए आदमी ने भी झूठा इम्प्लीकेट करने के लिए झूठ बोल दिया कि जिंदा रहते हुए तो बदला नहीं ले सका, मरने के बाद फंसा कर जाते हुए. तो ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल. जैसे मरते हुए फादर, सारे लड़के लड़ाई करते थे सेवा हम करेंगे कि प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, पर फादर ने किसी को प्रॉपर्टी दी, वो सारी प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट शामू के नाम कर चला गया. बिहेवियर इज, ये उसकी मर्जी है, ये उसका राइट है. तो ये हम कभी भी ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. क्लियर है? जज जब फाइल्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में जब आप केसेस सुनते हैं, सब्जेक्टिविटी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है. अगर जज की कोई डॉटर है जिसको हरास किया गया था एट द हैंड ऑफ हर इन लॉस और ब्राइड बर्निंग का केस हो गया,
डाउरी डेथ, जिसमें उसकी डॉटर की डेथ हो चुकी है। तो जब भी कोई ऐसा केस आएगा, दैट जज विल बी सॉफ्ट टुवर्ड्स द वाइफ। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वाइफ के प्रो ही डिसीजन आएगा, पर हम कहते हैं ऑब्जेक्टिवली प्रोसीड करना चाहिए, पर सब्जेक्टिविटी को हम एलिनेट नहीं कर सकते। अगर जज खुद एक लैंडलॉर्ड है और उसको किराएदार ने परेशान कर रखा है, तो वो लैंडलॉर्ड की मेंटल स्थिति को जानता है कि घर होने के बावजूद वो कैसे कोर्ट के धक्के खा रहे। अगर ऐसा है, he will be more pro to landlord। ये सब्जेक्टिविटी होती है, कैसे सब्जेक्टिविटी अपना रोल प्ले करती है। और इसलिए क्रुएल्टी का कोई भी फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है। अब हम केसेस में देखेंगे, एक कोर्ट कहती है क्रुएल्टी है, एपीलेट कोर्ट कह देती है, हाई कोर्ट कहती है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं क्या बात कर रहे हो, मैरिज हैज ब्रोकन डाउन। तुम किन क्रुएल्टी के चक्करों में पड़े हुए हो, रियलिटी में देयर मैरिज इज नो मैरिज, इट हैज बिकम एन एम्प्टी शेल। केसेस लिखिए, जिन केसेस को बेटा अगर आपको जुडिशियल डेवलपमेंट आते हैं, आपने उसको 3 पैराग्राफ में देना है। क्लियर है? फर्स्ट होगा प्री समर घोष, सेकंड होगा समर घोष, थर्ड होगा आफ्टर समर घोष। बिकॉज समर घोष इज द लैंडमार्क डिसीजन इन एरिया ऑफ मेंटल क्रुएलिटी, जिसका बाद 2007 का डिसीजन है, और आज कितनी हो गई है 2020, ओ सॉरी 21, और 10-11 सालों के बाद भी 2019 या 20 के भी हम करेंगे डिसीजन, उसमें भी समर घोष ही प्रिवेल कर रहे हैं। सिर्फ क्या है कि समर घोष का जो 14 पॉइंट था उसमें वो लिख दे, जो लिखा हुआ था अब नई डायमेंशंस ऐड हो रही हैं, पर समर घोष वाज द लैंडमार्क जजमेंट इन एरिया ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। क्लियर है प्लीज? यस। केसेस लिखिए जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ के केसेस हैं, प्री समर घोष। बेटा क्योंकि अभी मैं आपको विद साइटेशन दे रही हूं, तो जब हम नोट लिखेंगे ना, उसमें हम सिर्फ नाम मेंशन करेंगे, केसेस की साइटेशन को मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर है? बिकॉज जब आपको जुडिशियल डेवलपमेंट आएगा, ऐसा नहीं कि अब आपने एसी पे केस पर आपने अब लिख देने हैं 3-4 पेजेस या 5 पेज, क्योंकि जुडिशियल डेवलपमेंट बहुत लेंथी है। आपने तो क्रुएल्टी से रिलेटेड लिखना है, तो 1.5 पेज इज मोर देन सफिशिएंट कि क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप हर चीज उसमें आपने तो क्रुएल्टी के बताना है क्या एस्पेक्ट ऐड हुआ है, यस, पर वो भी मार्क्स पे डिपेंड करता है। यही क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है, डाटा कम होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको 25 का आ जाता है, ऑब्वियस है फिर आपको डिटेल ही देना पड़ेगा। डिटेल के लिए आप डॉक्यूमेंट को रेफर करेंगे जो आपको हैंड ओवर किया गया था। ठीक है? प्लीज केसेस लिखिए, केसेस लिखिए। सावित्री पांडे, सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। बेटा उससे पहले लिखिए दास्ताने वर्सेस दास्ताने। सबसे पहला केस दास्ताने वर्सेस दास्ताने। (1975) वॉल्यूम 2 SCC 326 1975 ब्रैकेट में आता है, साथ में 2 लिखते हैं, वॉल्यूम नहीं लिखते। SCC कैपिटल है, बाद में पेज होता है 326। बेटा अगर याद है तो लिख दो, अगर ईयर भी याद नहीं है तो मत लिखो, नाम इंपॉर्टेंट होता है। साइटेशंस पे कभी भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपको याद है, कुछ बच्चों को क्रैम्ड होती है इवन साइटेशंस, अगर गलत है तो मत लिखिए, ठीक है तो लिख दीजिए। ईयर याद है दैट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। क्लियर है? यस। सेकंड सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। साइटेशन लिख लीजिए, साइटेशन लिख लीजिए इसकी। 2002 वॉल्यूम 2 SCC 73
73। AIR की भी लिख लीजिए अगर किसी के पास ऑल इंडिया रिपोर्टर है। AIR 2002, SC 591। नेक्स्ट लिखिए A Jayachandra वर्सेस अनिल कौर। AIR 2005, SC 534। नेक्स्ट देखिए विनीता सक्सेना, विनीता VINITA SAXENA, विनीता सक्सेना वर्सेस पंकज पंडित। AIR 2006, SC 1662 पेज। नेक्स्ट लिखिए नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। AIR 2006, SC 1675। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप इसके सिर्फ आपने इसमें प्रिंसिपल ही लिखेंगे क्रुएल्टी के। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका होगा समर घोष वर्सेस जया घोष। समर घोष वर्सेस जया घोष। टू 2007 सुप्रीम कोर्ट। थर्ड पैराग्राफ होगा आफ्टर समर घोष केस। इसमें सारी कवर समर घोष की साइटेशन एक बार। बेटा मेरे पास ना उसका जो ओरिजिनल पिटीशन है वो है, मैं आपको साइटेशन कल बताऊंगी रिपोर्टर से क्रॉस चेक करके, ठीक है प्लीज। ईयर क्या है मैम? 2007 है सौरभ, 2007 जो आपका थर्ड पैराग्राफ होगा आफ्टर समर घोष। हम 2007 से लेकर 2020 तक उसमें सारी डेवलपमेंट को कवर करेंगे। तो जो भी नए पैरामीटर्स ऐड हुए हैं, क्या उसमें रूलिंग आई है, वो सारी इसमें कवर होगी। क्लियर है प्लीज? यस, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद दास्ताने वर्सेस दास्ताने। जहां आपने नोट छोड़ा था ना बेटा, नोट जो आप लिख रहे हैं, जो मैं बोलूंगी उसके आगे लिखता रहना। जो फैक्ट्स होंगे अगर आप लिखना चाहते हैं वो बीच में मत डालना। अगर आप कहीं नोट करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज सुनना ही मोर देन सफिशिएंट। फैक्ट्स के लिए इतना कोई आपके लिए वो नहीं है, ठीक है प्लीज। उसमें कॉन्टिन्यूशन में लिखिए दास्ताने वर्सेस दास्ताने। दास्ताने वर्सेस दास्ताने was a landmark judgment pronounced by the apex court, pronounced by the apex court, as this judgment developed a new concept of cruelty, a new concept of cruelty, that is कौन सी concept? Mental cruelty, that is mental cruelty. And the court held that the inquiry in each case has to be that whether
conduct of cruelty, whether conduct of cruelty is of such a nature or character as to cause in the mind of the petitioner, बेटा mind को mark कर लेना, in the mind of the petitioner, मैम कैरेक्टर के बाद क्या है? character as to cause in the mind of the petitioner a reasonable apprehension that it could be harmful to live with respondent. Thus, this judgment opened floodgates of litigation in this area, as there is no direct evidence of mental cruelty, and each case has to be decided in its own peculiar facts and circumstances. ठीक है बेटा? हाँ जी, इस केस में इसको हम कहते हैं, क्यों ये एक वाटरमार्क, एक लैंडमार्क जजमेंट है? वो इसलिए क्योंकि इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि हस्बैंड का प्रमोशन ड्यू है और जो वाइफ है वो एम्प्लॉयर को लेटर लिख रही है कि हस्बैंड मुझे परेशान करता है, घर में क्रुएल्टी करता है, इसको प्रमोशन ना दी जाए, जिसकी वजह से उसकी प्रमोशन कैंसिल हो गई। उसके बाद घर में उसको किस तरह से परेशान करना, जानबूझकर बच्चों को थ्रैश करना, मर्सीलेसली मारना कि हस्बैंड फील करे कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हस्बैंड के सामने अपना जानबूझकर मंगलसूत्र तोड़ दिया, जो वो शो कर रहा है कि वो उसकी डेथ चाहती है। हस्बैंड के पेरेंट्स को परेशान करना, कभी कोई किसी को फिजिकली उसने कुछ नहीं किया, सब क्या है? मेंटल टॉर्चर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कई बार किसी भी स्पाउस को फिजिकल हार्म नहीं हुआ, रेदर जो हार्म हुआ है दैट इज मेंटल, और मेंटल क्रुएलिटी इज मच मोर सीरियस एज कंपेयर टू फिजिकल क्रुएलिटी। क्यों? फिजिकल क्रुएलिटी के लिए दवा दारू आपको कोई भी दिलवा देगा, डॉक्टर के जाएंगे, एग्जामिनेशन होगा, लोग सिंपैथेटिक होंगे कि ओहो क्या हो गया। सिंपैथी से ज्यादा तो आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है कि लोग आपके दुख में शामिल होंगे। पर जहां पर मेंटल क्रुएलिटी होती है बेटा, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता चलेगा आपके साथ मेंटल क्रुएलिटी है। एंड दिस इज अ फैक्ट, इवन घर में रहते हुए आपको नहीं पता चलता। अगर आप 3-4 कपल्स रह रहे हैं, हर कपल्स में प्रॉब्लम होती है, तो अब हमें नहीं पता साथ वालों में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये तो जब होता है कि बहुत ही सैचुरेशन पॉइंट आ गया और किसी का आउटबर्स्ट हो जाए, कोई अपना माइंड शेयर करे, तब आपको पता चलता है कि वो इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। अदरवाइज लोग कहते हैं बड़ा अजीब है, कितने अजीब से बिहेव कर रहा है। क्यों? मेंटल क्रुएल्टी का कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है एंड इट इज इक्वली प्रॉब्लमेटिक फॉर द कोर्ट। क्यों?
कोर्ट को कहीं लोग पागल ना बना दें मेंटल क्रुएल्टी के चक्कर में। जिस मैरिज को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, उस मैरिज का मौकरी ना बना दें झूठ मूठ का मेंटल क्रुएल्टी का केस बनाकर, क्योंकि मेंटल क्रुएल्टी के लिए कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो कोर्ट को भी इक्वली कॉशियस रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। but the institution of marriage cannot be taken in a light manner, as to make mockery of it, Therefore, in Savitri Pandey's case, though acknowledging the concept of mental cruelty, the Supreme Court held that it has to be distinguished from the ordinary wear and tear of family life. अब हम कहते हैं एक होता है सेंसिटिविटी, जैसे कई लोगों की आदत दरवाजे भैंग कर छोड़ना, जहां पर ज्यादा बच्चे हैं या कुछ है, कुछ टाइम के बाद आप प्रोन हो जाते हैं, आपको वो दरवाजों का साउंड आपको फिर परेशान नहीं करता। पर अगर कोई ऐसा आदमी आया घर में जो कि साउंड प्रूफ घर में रहता है, दरवाजों पर ऐसे स्टॉपर्स लगे हुए हैं जो पीछे भी मैग्नेट्स लगे हुए हैं कि खोलने की भी ठक की भी आवाज ना आए, और वो यहाँ पर आ जाता है, तो स्टार्टिंग में उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट फेज है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों को लेकर वो आदमी सेंसिटिव है। जैसे कईयों को खाने में जब मिर्च आप तेल में डाल दो तो वो एकदम से वो सारे घर में बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये सब चीजें नॉर्मल बात है, इसमें कोई ये ऑर्डिनरी वियर एंड टियर है, बिकॉज इंडिया में नॉर्थ साइड पर छौंक के बिना खाना नहीं बनता। पर अगर कोई ऐसा सेंसिटिव पिटिशनर है जिसको तेल में मिर्च डालने से ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें सेंसिटिविटी के बेसिस पर नहीं डिसाइड करना। हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो रिस्पोंडेंट ने क्या कुछ ऐसा किया है, या जो भी एक्ट और कंडक्ट है, क्या वो कुछ ऐसा है कि दूसरे स्पाउस के लिए उसके साथ रहना ही मुमकिन नहीं है। जैसे अब हम इसके एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है, वाइफ है। वाइफ, आपको पता है कुछ लोग वीट से एलर्जिक होते हैं, वो थ्रू आउट लाइफ वो वीट नहीं खा सकते, तो उनके लिए या तो आपको राइस लेंगे या फिर और भी तरह का आता है, बाजरा ले लिया या किसी भी तरह का ले लो, तो वो पर वीट नहीं खा सकते। और हस्बैंड प्रेशराइज कर रहे अपनी वाइफ को टाइम एंड अगेन, मेरी मदर ने पालक क्यारी से काट कर परांठे बनाए, तू थोड़ा सा टेस्ट कर। वाइफ कह रही है आई एम एलर्जिक टू वीक, मैं नहीं खा सकती। सास इससे इंसल्टेड फील कर रही है, मेरे हाथ का बनाया कुछ खाना ही नहीं चाहती। हलवा बनाया, वो भी किसका? आटे का, वो फिर से एलर्जिक है। और वो हलवा बना था कि बहू आई है, तुम जो मीठा बनता है वो आटे का हलवा बना दिए। अब ये जो चीजें हैं, अब वो सेंसिटिविटी की बात नहीं रही है,
अब उसकी हेल्थ से वो रिलेटेड इशू बन चुके। अगर ऐसा कोई इशू है एंड दे आर अगेन प्रेशराइजिंग हर अगेन एंड अगेन एंड दैट could prove fatal to her life, तो उस केस में दिस अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। तो हमने देखना है जर्नल सेंसिटिविटी और फॉर एग्जाम्पल एससीसी के ना रिपोर्टर्स आते हैं, आप में से कोई भी अगर इसको एससीसी जो मैं आपको जजमेंट्स कराती हूँ तो वो मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन के हर उसमें आता है जो भी वीकली उसका एक वो आता है मैगजीन। तो ये शुरू से ही है कि जिस पेज पर मैं अपना पेन से लिख दूं तो मेरी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। अब ये भी एक ना एक हर आदमी की अपनी कुछ ना वो एक्सट्रीमिटीज होती हैं। तो जैसे मैंने अपने +2 के पन्ने, कॉपियां, किताबें वो अभी तक रखी हुई हैं, पहले अपने उसमें रखी हुई थी पेरेंट्स के घर। शादी हुई तो मुझे लगा कि इसके बिना तो मेरा घर ही इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो वो सारी